सरला की बड़ी बहू पायल एक गरीब परिवार से थी। वहीं उसकी छोटी बहू अंजलि एक बहुत ही बड़े अमीर घर से थी। दहेज के नाम पर अंजलि बहुत सारा पैसा, सोना और जरूरत का सामान लेकर अपने साथ ससुराल आई थी। वहीं पायल बेचारी, वो बस कुछ कपड़े लेकर ही ससुराल में आई थी। अंजलि भले ही अपने मुंह से कुछ ना बोलती हो, लेकिन हमेशा से ही उसे अपने अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था और अक्सर ही वो बात बात पर पायल को कुछ न कुछ बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। ऐसे ही एक दिन अंजलि बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती है और बोलती है, देखिए माँ जी, दीदी, मैं कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई हूँ। कोई भी साड़ी 5,000 से नीचे की नहीं है। साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है बहू, पर इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी, आप तो जानती हो ना कि मुझे महंगी साड़ियाँ पहनने की आदत है। मैंने कभी सस्ती साड़ियाँ पहनी नहीं है। 5,000 की साड़ी, ये बहुत अच्छी है अंजलि। मैंने तो इतनी महंगी साड़ी कभी नहीं पहनी है। तो पहन लो ना, इसमें से जो साड़ी आपको पसंद है ना, आप ले लो दीदी। किसने मना किया है आपको? नहीं नहीं, ये साड़ियाँ तो तुम अपने लिए लेकर आई हो, मैं इनमें से कैसे ले सकती हूँ? ये सब तो तुम्हारी है। अरे ले लो दीदी, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। आपको जो साड़ी पसंद है ना, उठा लो इनमें से। अरे ले ले बड़ी बहू, क्या हो गया? जो पसंद है उसे उठा ले। ठीक है, तो मैं ये वाली साड़ी ले लेती हूँ, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ऐसे ही पायल उन सभी साड़ियों में से एक साड़ी उठा लेती है। अब पहली बार पायल को इतनी महंगी साड़ी मिली थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। दिन गुजरते हैं। एक दिन अंजलि पायल को अपने कमरे में बुलाती है, जहाँ बहुत सारा मेकअप का सामान बिस्तर पर उसने बिखेर रखा होता है। उस सामान को देखकर पायल बोलती है, ये सब क्या है अंजलि? तुमने इतना सारा मेकअप का सामान बिस्तर पर क्यों बिखेर रखा है? अरे कुछ नहीं, ये सारा सामान तो मैंने आपके लिए निकाला है। मेरे लिए? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मैंने अपने लिए सारा मेकअप का सामान मंगवाया है, तो ये सारा मेकअप का सामान आप रख लीजिए। मेरे काम का नहीं अब ये। पर इसमें से काफी चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं की हैं, ना मुझे उनके बारे में पता है। अरे अगर पहले इस्तेमाल नहीं की है तो अब कर लीजिए ना। अरे सारा सामान एकदम ब्रांडेड है, आप लगाओगी ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, तो मैं ये ले जाती हूँ। हाँ, और जो समझ में ना आए ना, वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। पायल खुशी खुशी अंजलि का दिया हुआ सारा मेकअप का सामान अपने कमरे में ले जाती है और एक एक करके सारी चीजों को देखने लगती है और खुद से बोलती है, अंजलि की सारी चीज कितनी महंगी होती है और कितनी अच्छी होती है। अपने मायके में तो मैंने कभी 50 से ऊपर की लिपस्टिक नहीं लगाई, लेकिन ये सारी लिपस्टिक तो कितनी महंगी है। कितना अच्छा लग रहा है इनको देखकर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी अमीर हो गई हूँ। मुफ्त का ही सही, पर चलो महंगा मेकअप लगाने को मिल तो रहा है ना। ऐसे ही पायल अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। अंजलि अब कभी पायल को अपनी साड़ियाँ, कभी सैंडल, तो कभी महंगे महंगे पर्स, तो कभी और भी कई महंगी चीजें दे दिया करती। इस वजह से अब अंजलि की तरह पायल को भी महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है और कहीं न कहीं अब वो गरीब जेठानी भी अपने आप को अमीर समझने लगती है और अंजलि की तरह ही वो सारी चीजें करना शुरू कर देती है। एक दिन सरला अपनी दोनों बहुओं को बाजार में शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती है, जहाँ सरला उन दोनों को एक बहुत ही बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाती है। अरे हमारी दुकान की चूड़ियाँ सबसे बेस्ट होती है। अरे आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, अरे आपकी बिटिया के लिए सबसे बढ़िया चूड़ी भिजवा दूंगा। अरे आपकी बिटिया नहीं है वो तो मेरी बिटिया है। अरे अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ये छोड़िए, और लाल चूड़ियाँ किसके लिए चाहिए? क्या आपकी मिसिस के लिए चाहिए? अरे आपकी मिसिस यानी मेरी मिसिस। अरे अरे ये गाली मत दीजिए। अरे अरे भला क्यों रहे हो? क्या क्या कहा? मुझे मारने आ रहे हो? अरे मोरी मैया, ए छोटू जल्दी जल्दी चूड़ियाँ बेच, यहाँ से निकलना है वरना बहुत पिटेंगे। अरे काका, हमेशा फंस जाते हो तुम तो। एक काम करो, तुम निकलो, इससे पहले वो मुस्टंडा आके तुमको कूट दे, और यहाँ आएगा तो हम बोल देंगे 2 घंटा पहले तुम मर गए। मैं क्यों मरूं? अरे काका जाओ, वरना पिटोगे। हाँ जा रहा हूँ। अरे भाई, सब बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ दिखा दो मेरी बहू को। ठीक है माता जी, अभी दिखाते हैं। मुझे आप सिंपल प्लेन चूड़ियाँ दिखाना, आजकल वो ज्यादा अच्छी लगती है और काफी ट्रेंडिंग भी है। लेकिन मुझे तो महंगी सी अच्छी सी चूड़ी का सेट दिखा दो, जो पहनते ही कलाइयों की शान बढ़ा दे।
जी जी बहन जी, आप दोनों को आपकी पसंद की सबसे बढ़िया चूड़ियाँ दिखाएंगे। ऐसे ही दुकानदार बहुत सारी चूड़ियों के सेट निकालकर पायल और अंजलि के आगे रख देते हैं। अंजलि अपने लिए मीडियम रेंज के 4 चूड़ियों के सेट पसंद कर लेती है। वहीं पायल अच्छी और महंगी महंगी 10 चूड़ियों के सेट पसंद कर लेती है और सरला से बोलती है, मुझे ये सारी की सारी चूड़ियाँ चाहिए माँ जी। बहू ये तो बहुत ज्यादा है। अरे अभी थोड़ी ले ले, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। नहीं, मुझे तो ये सारी की सारी चाहिए। भैया ये कितने की हो रही है टोटल? अब मैडम जी, आपकी सारी चूड़ियाँ तो 5,000 की हो जाएगी। अब महंगे सेट हैं, वो भी एक से बढ़कर एक, तो इतना तो बनता ही है। ठीक है, पैक कर दीजिए। 5,000 कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है, बहुत पैसा है हमारे पास। बहू तू कैसी बातें कर रही है? तो क्या हुआ माँ जी, घर की बड़ी बहू हूँ, इतना तो मैं खरीद ही सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, लेने दीजिए ना दीदी को महंगी चूड़ियाँ। भैया मेरी वाली चूड़ियों के कितने पैसे हो रहे हैं? इन चूड़ियों का 2,000 बन रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 7,000 हो गए हैं। ठीक है, आप सब पैक करवा दीजिए, हम पैसे दे रहे हैं। ऐसे ही सभी लोग अपनी चूड़ियों के पैसे दे देते हैं। डार्लिंग, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। अरे बिटिया, वो मेरी गाय खो गई है, जरा देखकर बताना इसकी आंखों में कहाँ है। दिन गुजरते हैं। अब पायल अंजलि से भी महंगी महंगी चीजें पसंद करने लगी थी और वो उन्हें घर लेकर आ जाती थी। जहाँ पहले पायल घर की बचत पर ध्यान दिया करती थी, वहीं वो बचत के सारे पैसे बस अपने शौक में अब लगा दिया करती। अपनी बहू के बदलते रंग ढंग देखकर सरला को थोड़ी हैरानी होती है और ऐसे ही वो एक दिन पायल को समझाते हुए बोलती है, पायल बहू मैं देख रही हूँ आजकल तू बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। तेरे पिता की कोई लॉटरी नहीं लग गई है? लॉटरी तो नहीं लगी है। क्यों, क्या हो गया? मैं खर्चा नहीं कर सकती हूँ क्या माँ जी? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन फिजूल खर्च करने की जरूरत क्या है? बहू पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर होती है। मैं उतने ही पैर पसार रही हूँ जितनी मेरी चादर है। इतने सालों से मैं बचत ही तो कर रही थी। अब अगर मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए सोचा तो आपको मुझसे दिक्कत हो रही है माँ जी। ऐसी सरला और पायल के बीच में बहस हो रही होती है कि तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और अंजलि बोलती है, क्या हो गया दीदी, आप माँ जी से ऐसे बहस क्यों कर रही हैं? होना क्या है, मैं तो बस इसे समझा रही थी, लेकिन ये तो उल्टा मेरे ही सर के बाल खींच रही है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं बस अपने हक का ही खर्चा कर रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और कहना ही है तो आप अपनी छोटी बहू को कहिए ना, वो भी तो करती है कितना खर्चा। अरे छोटी बहू करती है, पर उसके पास इतने पैसे भी तो है ना। तो मेरे पास भी बहुत पैसा है और अब मैं भी अमीरों वाले सारे शौक करूँगी। अगर आप दोनों में से किसी ने भी मुझे रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर पायल वहाँ से धमकते हुए चली जाती है। पायल का ये बदला हुआ रूप देखकर सरला और अंजलि दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर पायल को एकदम से क्या हो गया है। हमेशा सादी सिंपल रहने वाली पायल एकदम से इतना ज्यादा कैसे बदल गई थी। दिन गुजरते जाते हैं। पायल अपनी अमीर देवरानी की संगत में रह रहकर खुद को पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब बड़ी बहू की ऐसी हरकतें देखकर सरला और भी परेशान थी और एक दिन जब पायल घर पर नहीं होती तो सरला अंजलि के कमरे में जाती है और बोलती है, अंजलि बहू मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि पायल ने ये जो कुछ भी किया है ना, वो सब तुम्हारी वजह से कर रही है। आपके कहने का क्या मतलब है? भला मैंने क्या किया है? बहू तू तो हमेशा से अपनी जो महंगी महंगी चीजें पायल बहू को दे दिया करती थी, जिस वजह से उसने जो भी कभी नहीं किया था वो भी करना शुरू कर दिया है। अब वो इतने सारे रंग में रंग चुकी है कि उसको जीवन जीना आता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि पायल दीदी मेरी नकल कर रही है और वो खुद को मेरे जैसा दिखाना चाहती है। तू कुछ ऐसा भी कह सकती है बहू, पर नकल के लिए अकल की जरूरत होती है जो पायल को समझ नहीं आ रहा है। माँ जी मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, अब आप ही बताइए कि क्या करना है। वही तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे पायल को ये बात समझाई जाए कि किसी की संगत में बिगड़ के अपने आप को भूलना जरूरी नहीं होता। ऐसी अंजलि और सरला काफी देर तक बात करते हैं क्योंकि अंजलि की संगत की वजह से ही पायल का ये हाल हुआ था, इसलिए पायल को लाइन पर लाने की जिम्मेदारी अब अंजलि के कंधों पर थी। ऐसे ही दिन अंजलि एक महंगा पर्स लेकर पायल के कमरे में जाती है और वो पर्स पायल को दिखाते हुए बोलती है, पायल दीदी ये पर्स देखिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का लिया? 10,000 का लिया है।
10,000 का? बहुत सुंदर है। आपको चाहिए आप ले लो। नहीं, मैं तो 15,000 वाला लेकर आऊंगी। 15,000 का? 15,000 का आपको पता भी है कि 15,000 का पर्स कौन सा आता है और कौन सा नहीं? सब पता है मुझे, किसी भी दुकान में जाकर ले लो। 15,000 का बैग मिल जाता है। बैग नहीं, हैंड बैग। 15,000 के हैंड बैग कभी आम दुकानों पर नहीं बल्कि महंगे महंगे मॉलों में मिलते हैं, वो भी ब्रांड के टैग लगाकर। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे पता नहीं है? बिल्कुल भी पता नहीं है, तभी तो ऐसी सस्ती सी बातें कर रही हो। आपको क्या लगता है कि ये आप सब कुछ करके मेरी बराबरी कर लेंगी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम अंजलि? जेठानी हूँ मैं तुम्हारी, क्या तरीका है बात करने का ये? जेठानी नहीं, गरीब जेठानी, जो कि अपनी अमीर देवरानी को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही है। भूलिए मत कि आधे से ज्यादा चीजें आपके पास मेरी दी हुई हैं। तो तुम अपनी चीज देखकर मुझे सुनाने के लिए आई हो? जाओ, ले जाओ अपनी चीज उठाकर। एक बार किसी को दी हुई चीज वापस नहीं लेती हूँ मैं। आपकी औकात भी इतनी सी है, आप मेरी उतरन में ही रहो। एक और शब्द तुमने बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। हाथ तो मैं भी आप पर उठा सकती हूँ और चाहे तो पैसों के दम पर आपको धक्के देकर इस घर से बाहर भी निकलवा सकती हूँ, समझी आप? अंजलि की ऐसी बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई अपनी सास के पास जाती है। वहाँ जाकर वो पायल की कही हुई सारी बातें बताती है। सरला भी अंजलि की तरह पायल को ही बुरा भला कहने लगती है। पायल एकदम से सभी को अपने खिलाफ होता देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे समझ में आ जाता है कि सब कुछ उसके गलत व्यवहार की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद पायल अपनी सास और देवरानी से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। मैं भूल गई थी कि हमें कभी भी अपनी असलियत को छुपाकर दिखावटी जीवन नहीं जीना चाहिए। शुक्र है बहू, तुझे अपनी गलती खुद समझ आ गई, वरना हम तो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि क्या ही बताएं। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आपको सबक सिखाने के लिए मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा ही बदतमीजी से बात की। कोई बात नहीं, अगर तुमने वैसे बात नहीं करी होती तो शायद आज को मेरी अकल ठिकाने भी ना आती। और इस तरह रास्ता भटकी हुई पायल फिर से पुराने जीवन में लौट आती है और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। और फिर कभी वो अपनी अमीर जेठानी के रंग में अपने आप को ढालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। रमा अपनी दो बहू जानकी, उर्मिला और अपनी बेटी दिशा के साथ रहती थी। रमा की बड़ी बहू बहुत तगड़ी और हट्टी कट्टी थी, वहीं रमा की छोटी बहू बहुत कमजोर थी। ऐसे ही एक दिन रमा अपनी बेटी दिशा से कहती है, देख दिशा, एक बात मेरी गांठ बांध ले। कौन सी बात और क्यों गांठ बांध लूं? तेरी भाभीियों को देख, क्या लगता है इन दोनों को देखकर? कुछ नहीं, बस एक तगड़ी है तो दूसरी कमजोर। हाँ, बस इनको देख और सीख ले, इनके जैसे कभी मत बनना। समझी नहीं माँ, कहना क्या चाहती हो आप? इनके जैसे मत दिखना कभी। एक इतनी तगड़ी है, कहीं बैठ जाए तो उसका उठना मुश्किल हो जाए, और दूसरी को देख, लगता है कभी कोई उसके सामने जोर से छींक भी दे तो बेचारी उड़ ही जाएगी। रमा की बात सुनकर दिशा हंसने लगती है और रमा की दोनों बहुएं मुंह बना लेती हैं और गुस्सा हो जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। एक रोज रमा के घर उसकी पड़ोसन शांता आती है और रमा से कहती है, रमा बहन, क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी हो। घर में दो दो बहुएं हैं, फिर भी बिजी। हाँ, क्या करूँ शांता बहन, एक से सामान नहीं उठता तो वहीं दूसरी उठ नहीं पाती। बैठ गई तो बस सोच लो कल तो पक्का है उठना, इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुन लो, जो बात बताने आई हूँ वो तो मैंने बताई ही नहीं। तुम्हारे घर का कोई पता पूछ रहा था मुझसे। क्यों, किस लिए? पता नहीं क्यों, पर मैंने दिया नहीं तुम्हारे घर का पता। ठीक किया। शांता इतना ही कहकर अपने घर लौट जाती है। तभी रमा अपनी बड़ी बहू को बुलाती है और कहती है, सुना तूने बड़ी बहू, कोई हमारा घर का पता पूछते हुए शांता के घर पहुंच गया था। अब बता, कोई बात है क्या तेरी जो हमें नहीं बता रही है तू? माँ जी, मेरी कोई बात क्यों रहेगी और आप लोगों से क्यों छुपाऊं कुछ भी? और मेरी वजह से घर का पता कोई क्यों पूछेगा भला? क्योंकि तू ही है जो ये सब कर सकती है। छोटी के न शरीर में दम है, न ही उसकी आवाज में। तो माँ जी, इसका मतलब ये तो नहीं होता जो भी हंगामा हो उसकी हर वजह मैं ही बनूं? रुक, मैं अभी उर्मिला को आवाज लगाती हूँ। रमा अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है और उर्मिला अपनी सास की आवाज सुनकर भागी भागी उसके पास खड़ी हो जाती है। हाँ माँ जी,
आपने मुझे बुलाया? सुन ले बहू उसकी आवाज, सुन के लगता है ये किसी को अपने घर का पता देगी। कोई कुछ कह दे तो वहीं पर रोने लग जाएगी। ये बेचारी तो है ही कमजोर सी। माँ जी, आप ना इसकी कमजोरी पर मत जाइए। जब आप घर पर नहीं होती हो ना, उस वक्त आपको देखना चाहिए कितना बोलती और चिल्लाती है, बहुत जुबान चलती है इसकी। जानकी की बात रमा अनसुनी कर देती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला जानकी को देखकर हल्की सी मुस्कान देती है और तभी जानकी उसे घूर कर देखती है और कहती है, हाँ हाँ, मिल गई तसल्ली, पड़ गया कलेजे को ठंडक, चालाक औरत। दीदी ऐसा मत कहिए मुझे, मैंने क्या किया जो आप मुझे इतना गुस्सा कर रही हैं? माँ जी। चुप कर माँ जी की बच्ची, बड़ी शरीफ बनती है ना माँ जी के सामने। नहीं दीदी, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा ये बता पहले, तूने अपने घर का पता किसको दिया है, बता जरा। किसी को भी नहीं दिया दीदी, भला मैं क्यों देने लगी किसी को अपने घर का पता? उर्मिला की बात सुनकर जानकी गुस्से में अपने कमरे में लौट जाती है और उर्मिला घर के कामों में बिजी हो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रमा के घर भीमा नाम का एक गुंडा आता है और उर्मिला को ढूंढते हुए रमा के घर पहुंचकर आवाज लगाता है, अरे घर पर कोई है क्या? माँ जी, कोई है क्या घर पर? भीमा की आवाज सुनकर उर्मिला देखने आती है और भीमा को देखते ही वहाँ से भाग खड़ी होती है और अंदर जाकर खुद से बातें करने लगती है। अरे ये कहाँ से आ गया? किसने इसको इस घर का पता दे दिया? मैंने तो इसे गलत पता दिया था घर का, फिर भी इसे मिल गया। भीमा फिर से पुकारता है और उसकी आवाज सुनकर इस बार उर्मिला की जेठानी जानकी बाहर आती है और भीमा से कहती है, अरे अरे क्या हो गया भाई जी, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? घर है ये हमारा, आपका कोई मच्छी बाजार नहीं है जैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे यहाँ। बहन जी जरा ढंग से बात कीजिए मुझसे। गला आप अपना फाड़ कर हमें बुलाओ, तमाशा आप करो और हमें ढंग से खाने चले हो, वाह। देखिए बहन जी, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप उर्मिला को बाहर बुलाइए पहले। हैं? क्यों? उर्मिला क्यों चाहिए आपको? क्या बात है मुझे बताइए, मैं बता दूंगी उर्मिला को। उर्मिला का ही घर है इसका मतलब? मतलब क्या होता है तो है, बताइए क्या काम है उनसे? उर्मिला ने मुझसे रुपए उधार लिए थे जो आज तक नहीं दिए उसने। मेरे पैसे लेकर वो तो भूल ही गई है, उसका 1 रुपया ब्याज तक नहीं दिया उसने। पता नहीं कहाँ भाग गई है मेरे पैसे लेकर, चोरनी कहीं की। कितना पैसे लिया था उर्मिला ने? पूरे 30,000 लिए हैं, 30,000, वो भी उस चोरनी ने। और देखो गलत पता भी दे दिया। पिछले 1 महीने से उर्मिला को ढूंढ रहा हूँ मैं। आप रुको, मैं अभी आती हूँ। उर्मिला जानकी और भीमा की सारी बातें छुपकर सुन रही होती है। जैसे ही जानकी अंदर आती है तो उर्मिला डर जाती है और तभी अपनी जेठानी को अपनी मजबूरियों के बारे में सब कुछ बता देती है। और ये सारी बातें सुनकर जानकी उर्मिला की मदद करते हुए भीमा को पूरे 30,000 रुपए देती है और कहती है, देखो भैया, आज आपका पूरा पैसा दे दिया है, आज के बाद दोबारा इस गली में दिख मत जाना। कैसे नहीं दिखेंगे, मेरा ब्याज तो पूरा बाकी है, वो कौन देगा मुझे? देखो भैया, पैसे जो अभी मिला है ना, वही खुशी खुशी रख लो, वरना छीन लूंगी आपके हाथों से। ब्याज तो जाएगा ही, आपका असल भी छीन जाएगा, आपकी इन्हीं बातों की वजह से। चलो अब निकलो यहाँ से। आप अपने तगड़ेपन का गलत फायदा उठा रही हो बहन जी। अब निकलो, अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जानकी की धमकी सुनकर भीमा वहाँ से चला जाता है और उर्मिला जानकी को गले से लगा लेती है। धन्यवाद दीदी, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों के बीच इतनी कड़वाहट होते हुए भी आपने मेरी मदद की है बस, पर हमेशा जैसे थे वैसे ही रहना। हम दोनों को, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। कैसी बात कर रही हो दीदी, अब तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए ना? नहीं, कभी नहीं। मदद फोकट में नहीं की है मैंने तुम्हारी। हाँ, इस मदद के बदले तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे, समझी? गुंडी कहीं की। अच्छा सोचा था मैंने, खामखा गलतफहमी हो गई थी मुझे ही। क्या सोच रही हो कि मैं इतनी बड़ी कमीनी हूँ? कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही तारीफ सुनना पसंद है काफी। नहीं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आपको गलतफहमी हो रही है बस। हाँ, गलतफहमी हमेशा मुझे ही होती है, पता नहीं क्यों, पर जब भी होती है ना, बिल्कुल सही होती है। जानकी उर्मिला को ताना मारते हुए अंदर अपने कमरे में लौट आती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं
और एक दिन उर्मिला और जानकी दोनों साथ में बाजार जाते हैं। बाजार में जानकी को कुछ ठीक नहीं लगता और उसे चक्कर आ जाने लग जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ दीदी को? कोई तो मदद करो इनकी उठाने में, कोई तो मदद करो। उफ, इतनी भारी है दीदी, बाप रे, मुझसे नहीं होगा इनको इतना खींचना। अरे कोई मदद करो इनको उठाने में। उर्मिला अपनी तगड़ी जेठानी को खींचते हुए वहां से ले जाती है और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगती है। जैसे ही जानकी को होश आता है वैसे ही उर्मिला बेहोश हो जाती है। उर्मिला, अब इसे क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इसको कुछ हो गया तो माँ जी तो मुझे मार ही डालेंगी। कमजोर सी तो है, इसको गोद में उठाकर ले जाती है अस्पताल। जानकी अपनी कमजोर देवरानी उर्मिला को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती है। कुछ देर बाद उर्मिला को होश आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी में दोस्ती अभी भी नहीं हुई है। लेकिन किसी एक पर मुसीबत आ जाए तो दूसरी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटती।